हेलो दोस्तों, दर्पण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्वेश्चन का प्रिपरेशन देख रहे हैं, PYQ यानी प्रीवियस क्वेश्चन देख रहे हैं। और इसमें आज हम लोग 6 to 8 का यानी कि 6 से 8 जो हमारा होता है गणित और विज्ञान साइंस का पेपर, उसमें हम आज मैथ के शिक्षण देखेंगे 10। और ये हमारा जो होगा, ये हमारा पेपर होगा 21/1/2022 इसका पेपर है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन दे रहा है 51 नंबर। यहाँ से शिक्षण स्टार्ट होता है मैथ का। माध्यमिक स्तर क्या कह रहा है? माध्यमिक स्तर में दो भिन्नों के गुणन की संकल्पना का परिचय देने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली है? ठीक है, तो ये हम देखेंगे। तो क्या कर रहा है इसमें कि संकल्पना का परिचय देने के लिए कलन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। नहीं, संकल्पना का परिचय देने के लिए कलन विधि का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। कह रहा है कि प्रक्रिया और चित्रात्मक रूप में प्रदर्शित करना चाहिए। जी, ये सही है हमारा। प्रक्रिया और चित्रात्मक रूप से क्या करना चाहिए? इसको प्रदर्शित करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है क्या कि महत्व दिया जाना चाहिए कि गुणन संख्याओं को का पुनरावृत्त योग है। ये तो बस सही कर रहा है, लेकिन नहीं, योग का जो होता है पुनरावृत्ति, जो हम कहते हैं योग को जोड़ते हैं, इससे क्या होता है? हमारा गुणन प्राप्त होता है। लेकिन कह रहा है गुणन संख्याओं का पुनरावृत्ति है, इससे हम इसको नहीं दर्शा सकते हैं। और सी दिया है कि महत्व दिया जाना चाहिए कि गुणन विभाजन के प्रतिलोम है। ये भी नहीं हमारा होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? बी होगा। इसका अर्थ हम लोग समझते हैं क्यों कह रहा है। देखिए, इसमें क्या होता है कि एक चित्र से बनाया जाता है। इसमें ऐसे हम फिगर बना दिए, इसके बाद क्या किया, हम ऐसे कर दिए, इसको घेर दिया। घेरने के बाद क्या होता है इसमें कि हम इसको लिख सकते हैं कि छायांकित भाग वृत्त के 1/4 होता है। इसको कर सकते हैं ना, इसी के बारे में कर रहा है। तो प्रक्रिया कर रहा है और चित्रात्मक के साथ कर रहा है। ठीक है, माध्यमिक में दो भिन्न के गुणन की संकल्पना का परिचय देने के लिए प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप में प्रदर्शन करना सर्वाधिक उपयुक्त होगा। यही हमारा सर्वाधिक उपयुक्तता है। ठीक है, और छायांकित भाग वृत्त के 1/4 भाग में निरूपित करेगा। आइए हम लोग सीखते हैं, ये जान चुके हैं सभी लोग। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 52 नंबर कि निम्नलिखित में से गणित शिक्षण के उच्चतर लक्ष्य को प्राप्त करने की विशेषता नहीं है। उच्चतर लक्ष्य को प्राप्त करने की विशेषता क्या नहीं है, इसमें हम देखते हैं। विद्यार्थियों को गणित की आधारभूत संरचना को समझने में सहायता करना नहीं। विद्यार्थियों को संबंध पहचानने में समर्थ बनाना नहीं। विद्यार्थियों को यांत्रिक परिकलन में प्रशिक्षित करना, ये हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि यांत्रिक परिकलन में प्रशिक्षित करना, ये हमारा सही होगा। विद्यार्थियों को अमूर्त प्रत्ययों को संचालित करने में समर्थ करना, ये भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, 52 का। अब देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है ये कि विद्यार्थियों के आंतरिक परिकलन में जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च कक्षा को प्रदर्शित करने की विशेषता नहीं है, तो यही हमारा एक नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है, लेकिन नहीं को हम काट देते हैं तो सभी सही होता है। विद्यार्थियों को गणित की आधारभूत संरचना को समझाने में सहायता करना, ये हमारा सही होता है। ठीक है, विद्यार्थियों को संबंध पहचानने में समर्थ करना, ये भी सही होता है। विद्यार्थियों को अमूर्त के माध्यम से तो मैथ सिखाते हैं, प्रत्ययों को संचालित करने के समर्थ करना, ये भी हमारा सही है। यानी कि नहीं कर रहा है, इस वजह से हमें क्या यांत्रिक परिकलन में प्रशिक्षित करना, यही हमारा नहीं होगा। 52 के 2, 52 के सी होगा। चलते हैं 53 नंबर। ये 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसके बारे में देखते हैं। विद्यालय पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण गणित पढ़ाया जाना चाहिए, इस कथन का क्या अर्थ है? ठीक है, देखिए आप लोग समझिए थोड़ा सा। तो इस कथन का अर्थ जो है हमारा, गणित केवल उन्हीं विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए जिनकी योजना इसे उच्चतर कक्षाओं में पढ़ने की है। नहीं, यहाँ से कटिए। कह रहा है जिन विद्यार्थियों की गणित में अरुचि है, उनके लिए कठिन संकल्पनाओं को पढ़ाना छोड़ दिया जाना चाहिए। नहीं, ये भी नहीं होगा। आगे ये अगला ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ये ऑप्शन नंबर दिया गया हमारा सी कि विद्यार्थी के उन संदर्भ का प्रबंध कराना
जो कि गणितीय संकल्पनाओं की आवश्यकताओं को क्या करे, उजागर करते हैं। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। वे संकल्पनाएं जिनकी वर्ष के अंत में होने वाली परीक्षा में परीक्षण किया जाएगा वे विस्तार में पढ़ाना चाहिए। ना, ये भी नहीं, गलत है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सी सही है। इसमें क्वेश्चन यही कह रहा है हम लोग का कि विद्यालय पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण गणित पढ़ाना जाना चाहिए। इस कथन का अर्थ यह है कि विद्यार्थी के लिए उन संदर्भ का प्रबंधन कराना चाहिए जो कि गणित संकल्पना की आवश्यकता को उजागर करते हैं। ठीक है, ये समझे। गणित सभी विद्यार्थियों को पढ़ाया जाना चाहिए जिससे उच्चतर कक्षा में पढ़ने में सहायक हो सकता है। थोड़ा सा ये करना चाहिए कि ऐसी गणित पढ़ाना चाहिए जो उससे रिलेटेड हो, उससे जुड़ के पढ़ाना चाहिए। कि जिन विद्यार्थियों की एक और है, जिन विद्यार्थियों की गणित में अरुचि है उन्हें सरल यानी कि एकदम सरल से, कठिन से नहीं, सरल से संकल्पनाओं को पढ़ाया जाना चाहिए। तो हमारा होगा 53 के सी। 54 चलते हैं। 54 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा पहचान कीजिए, स्मरण सही कौन है उसको पहचान करना है। इसके बारे में देखते हैं। ये कह रहा है कि औपचारिक उपपत्ति को केवल आगमनिक तर्कणा से प्राप्त किया जाना चाहिए, गलत है। परिकल्पनाएं सदा निगमनिक तर्क द्वारा सूत्र होती है, गलत है ये भी। गणितीय ज्ञान की संरचना में अनुमान लगाने की कोई भूमिका नहीं होती है, ये भी गलत है। थोड़ी भूमिका होती है क्योंकि क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन प्राप्त करते हैं तो अनुमान लग जाता है कि इसका आंसर हम प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान कर सकते हैं, क्योंकि इसे हम सीखे हुए हैं अच्छी तरह से। सामान्यीकरण में वैधता वैलिडिटी होता है को निर्धारित करने के लिए प्रति उदाहरण सहायक होते हैं। ये हमारा आंसर सत्य है। सामान्यीकरण में वैधता को क्या करते हैं कि निर्धारित करने के लिए प्रति उदाहरण सहायक होते हैं, सही है। लेकिन देखिए इसमें क्या होता है कि एक ऑप्शन दिया हो पहला हमारा कि अनौपचारिक उपपत्ति, ये हम पढ़ाए हुए हैं कि आपको अनौपचारिक उपपत्ति को आगमिक मतलब एग्जाम्पल देकर नियम के थ्रू यानी कि निगमनिक तर्कणा से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। और परिकल्पनाएं जो होती है अग्नामिक एवं निगनामिक तर्कों द्वारा सूत्रबद्ध होती है, ठीक है। पहले उदाहरण देते हैं उसके बाद नियम बताते हैं यानी सूत्र देते हैं, तब उसमें सूत्रबद्ध होती है। गणितीय ज्ञान की संरचना में अनुमान लगाने की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, ये भी हमारा सही है, ठीक है। यानी 54 का डी सत्य होगा। 55 देखिए, 55 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रतिरूपण का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रतिरूपण का उदाहरण है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए परिकलन यंत्रों का निपुणता से प्रयोग करना, गलत है। परिकलन यंत्रों का निपुणता से प्रयोग करना ये गलत है। एक शाब्दिक समस्या के लिए समीकरण बनाना, ये हमारा सत्य होगा। क्यों सत्य होगा, क्योंकि कह रहा कि गणितीय प्रतिरूपण को तैयार करना है, ठीक है। कह रहा कि लंबी गणना करने के लिए गणितीय युक्तियों का प्रयोग करना, नहीं, लंबी गणना करने के लिए गणितीय युक्तियों का प्रयोग नहीं करते हैं। त्रिविमीय आकृति के नमूने का बनाना, ये भी नहीं हमारा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। आगे देखिए ये कह रहा है 56 नंबर कि एक त्रिभुज में समद्विबाहु होने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। समद्विबाहु कब होगा, जब हमारा फिगर होगा ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे करते हैं तो हमारा समद्विबाहु होगा, ठीक है। कह रहा कि इसके दो कोण समान हैं, पर्याप्त है, परंतु आवश्यक प्रतिबंध नहीं है, ये आवश्यक प्रतिबंध नहीं है, गलत है। कह रहे इसके दो कोण समान है, हाँ, परंतु आवश्यक पर्याप्त प्रतिबंध नहीं है, ये भी गलत है। कह रहे कि इसके दो कोण समान है, दोनों आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध हैं, ये हमारा सत्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा कि इनके दो कोण समान है, न तो पर्याप्त है नहीं, वही गलत है, ठीक है। इसको क्योंकि हम ऐसे आपको चित्र में दिखाए हैं, ये दोनों हमारा क्या होगा, ये हमारा दोनों होगा तभी समद्विबाहु त्रिभुज होगा, दोनों समान होगा तब, ठीक है। आगे देखिए 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से
कथनों पर ध्यान दीजिए। निम्न कथनों पर क्या करना है कि ध्यान देना है कि कथन ए दिया है कि n सम है तो n स्क्वायर सम होगा। ठीक है, इससे कहने का मतलब ये है कि हमारा n बराबर कितना 2, तो n स्क्वायर बराबर कितना, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 न होगा। इसका मतलब ये सत्य है। अब क्या कह रहा है कि यदि n स्क्वायर सम नहीं है तो n सम नहीं है, तो n सम नहीं है, n स्क्वायर सम नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि मान लीजिए हम जैसे देते हैं n बराबर कितना, n बराबर हम देते हैं n बराबर 3 देते हैं। देखिए n बराबर क्या करेंगे हम 3 करेंगे। ठीक है, तो हम n स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 3 3 का 9 होगा। तो ये भी हमारा तो सम नहीं है और ये भी सम नहीं है। ठीक है, तो दोनों हमारे ये है। तो इसका कथन कह रहा है क्या, ये कथन देखते हैं बी ए की प्रति स्थिति है, ये हमारा सही होगा क्योंकि ए हमारा सत्य है, प्रति स्थिति है। बी ए की प्रतिलोम है, प्रतिलोम नहीं इसको कहते हैं। बी ए की विलोम है, ये भी नहीं कहते हैं। विपरीत उल्टा है, ये भी नहीं कहते हैं। ठीक है, ये समझ गया। ये हमारा फॉलो करता है कि सम और विषम को रख कर हम चेक करते हैं वहाँ पे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर दे रहा है कि n स्क्वायर दिया हुआ है कि सम नहीं है, नहीं है, यानी n सम नहीं है, तो इसके ध्यान देते हैं, यानी विषम कह देता है। इसको क्या जरूरत है ये करने के लिए। आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जियोजेब्रा के संबंध में निम्न कथन में से कौन सा सही है। इसको आपको नोट में लिखवाया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कह रहा है क्या कि ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि एक ज्यामिति का बीजगणित के अनुप्रयोग, यह ज्यामिति का बीजगणित के अनुप्रयोग है। नहीं, ये गलत है, ये हमारा नहीं होगा, ठीक है, अनुप्रयोग नहीं है। यह गणित की शाखा जो कि ज्यामितीय और बीजगणित से संबंधित है, गलत है। आगे देखते हैं, यह ज्यामिति का एक विशेष प्रकरण है, ये भी नहीं है। देखिए जियोजेब्रा क्या है कि यह एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, प्रक्रिया सामग्री जिसकी उपयोग से ज्यामिति में खोज अन्वेषण के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही है, डी सत्य है। ठीक है, यही जियोजेब्रा है। जियोजेब्रा का मतलब ये होता है कि जियोजेब्रा एक सॉफ्टवेयर है जो प्रक्रिया पर सामग्री होता है, यानी कि क्रिया करते हैं, उसको प्रक्रिया करके उसको कार्य करके से करते हैं, जिसका उपयोग ज्यामिति की खोज यानी कि अन्वेषण के लिए किया जाता है। ठीक है, ज्यामितीय आकृतियों के बारे में खोज किया जाता है। यह एक प्रकार का इंटरेक्टिव प्रोग्राम होता है जो विद्यार्थी तथा शिक्षक दोनों के लिए उपयुक्त होता है। कौन, जियोजेब्रा। आते हैं 59 पर। 59 नंबर कह रहा है कि गणित के शिक्षण अधिगम के संबंध में निम्न कथन पे सही कौन सा है। निम्नलिखित कथन में से सही कौन सा है, इसके बारे में देखना है। निर्देश का माध्यम गणित समझ पर असर करता है। बहुत बढ़िया, जो निर्देश दिया जाता है उस पर हम लोग क्या करते हैं, गणित समझ पर असर करता है, ये हमारा सत्य है। लेकिन आगे देखते हैं, जेंडर की गणितीय योग्यता पर असर करता है। नहीं, जेंडर पक्षपात नहीं करते हैं, जेंडर योग्यता पर नहीं करते हैं कि ये जेंडर सही मैथ सीखेगा और ये जेंडर मैथ नहीं सीखेगा। कारण अध्यापक की अधिगमकर्ता के प्रति धारणा का गणितीय सक्षमता नहीं होता है, क्षमता होता है। सक्षमता का प्रयोग कोई प्रभाव नहीं करता है भाई। गणितीय सामर्थ्य जन्मजात होता है, ये गलत है। आपका ए नंबर सत्य होगा। ठीक है, गणित के शिक्षण अधिगम के संदर्भ में जो होता है निर्देश का माध्यम गणितीय समझ पर असर करता है, यह कथन हमारा पूरा सत्य है, ये जो है। ठीक है, जेंडर गणित योग्यता का कोई प्रभाव नहीं डालता है। देखिए कोई भी मैथ सीख सकता है, जेंडर लिंग पक्षपात नहीं करता है कि मैथ नहीं सीखेंगे। कह रहे देखिए अध्यापक जो हम लोग का होता है, अध्यापक होता है अधिगमकर्ता यानी कि छात्र के प्रति धारणा का गणितीय सक्षमता का प्रभाव होता है। यहाँ पर लिखा है कि नहीं होता है, नहीं होता है। गणितीय जो समर्थता होती है हमारे जन्मजात नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 59 का ए सही होगा। आइए 60 नंबर देखते हैं। ये कह रहा है कि डिसकैलकुलिया का मतलब होता है कैलकुलेशन जो करने वाला सामग्री होती है, हमारा शिक्षण सहायक सामग्री में आता है। इसको देखते हैं, विकार है एक। ठीक है, डिसकैलकुलिया, इसके बारे में समझते हैं। संख्याओं की संकल्पना को समझने में कठिनाई, यानी कि संख्याओं की संकल्पना में समझने में कठिनाई होती है। जी सत्य है, इस हमारा जो होता है ये कठिनाई होता है।
कह कि संख्याओं के अंतःज्ञान की पकड़ में कमी होती है, अंतःज्ञान की पकड़ में भी कमी होती है। संख्याओं के शाब्दिक, ठीक है, और स्थानिक रूप से समन्वय करने की अयोग्यता, ये भी सही है। वर्णमाला की पहचान की योग्यता, ये गलत है, यानी कि ए, बी और सी हमारा सत्य है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सत्य है। देखिए डिस्कैलकुलिया की विशेषता माने कि क्या होती है, उसके बारे में समझते हैं। संख्याओं की संकल्पना को समझने में कठिनाई होती है। संख्याओं को अंतःज्ञान की पकड़ में कमी होती है, ठीक है। संख्याओं के शाब्दिक और स्थानिक रूप में समन्वय करने की अयोग्यता होती है। गणित समझ संबंधित विकार में डिस्कैलकुलिया कहलाते हैं। ये सभी विकार होते हैं, ये डिस्कैलकुलिया में काउंटिंग करने, गणना करने में आता है। थैंक यू, धन्यवाद। जैसे कि आप लोग जानते हैं, सभी लोग समझ गए होंगे। आज बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि सर 6 to 8 यानी कि मैथ शिक्षण का आप लोग वीडियो बनाएं, आप बनाएं, हम लोग समझेंगे। और ये थोड़ा अच्छे तरह ढंग से तो इसका बताया गया, समझाया गया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।